नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। हर व्यक्ति रात को सोते समय स्वप्न जरूर देखता है। कुछ लोग स्वप्न नहीं देखते, उन्हें स्वप्न याद नहीं रहते। एवरेज 3 से 5 बार रात को सोते समय हमें स्वप्न आते हैं। बहुत ज़्यादा स्वप्न देखने वाले भी लोग हैं जिन्हें एक रात में, एक नींद में लगभग 7 बार तक भी स्वप्न आते हैं। क्या इन स्वप्नों का कोई एक निश्चित उद्देश्य है? क्या ये स्वप्न हमारी नींद को प्रोटेक्ट करते हैं? क्या ये स्वप्न हमारे चेतना को इतना मजबूत करते हैं कि जो हम जागृत अवस्था में जिस भाव को, जिस वस्तु को, जिस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, वो उन्हें स्वप्न में पूरा करके हमारे इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करता है? बहुत सारी बातें स्वप्न पर हैं। स्वप्न की बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। हर स्वप्न अपने आप में एक नई कहानी, एक नई थ्योरी लेकर आता है। हर स्वप्न की नई तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है। हर स्वप्न का अपना महत्व है, हर स्वप्न का अपना अर्थ है। व्यक्ति व्यक्ति पर इस पर निर्भर करेगा कि उसके स्वप्न का क्या अर्थ है। कोई निश्चित पैमाना नहीं है। किसी को यदि स्वप्न में सर्प नजर आए तो इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि उसे गड़ा धन ही मिलेगा। सर्प अपने आप में एक ऊर्जा है। सर्प से भय भी होता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे भय की ऊर्जा ने इस समय स्वप्न पर आकर परेशान किया है, या उसे निश्चित रूप से जहाँ सर्प होते हैं, ऐसी एक थ्योरी है कि जहाँ खजाना होता है वहाँ सर्प होते हैं। तो क्या उसे कोई खजाना मिलने वाला है, या उसे अप्रत्याशित लाभ की संभावना है, या सर्प किसी रोग का परिचायक है आने वाले? स्वप्नालोक, जिसे हम एक दैवीय लोक भी कह सकते हैं, ये दैवीय लोक इस वर्ल्ड से अलग अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व को रखता है, अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता है। स्वप्न लोक सुषुप्ति लोक से परे है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? जैसे हम सोते हैं तो हम सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं। हमारा दिमाग सो जाता है, आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, वाणी नहीं बोलती। जब नींद में आदमी बड़बड़ाता है तो वो स्लीपिंग स्टेट नहीं, वो स्वप्न अवस्था है। तो उस अवस्था में, स्लीपिंग स्टेट में, बहुत डीप स्लीपिंग स्टेट में हमारा माइंड डेल्टा लेवल पर होता है। तो पूरी तरह से इंद्रियां काम नहीं करती, शांत हो जाती है, केवल प्राण सक्रिय रहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, सबकॉन्शियस माइंड उनके फंक्शंस को करता है, उन्हें नियमित रखता है, जैसे भोजन का पचना इत्यादि, श्वास प्रश्वास चलना, ये सब अवचेतन मन के कार्य हैं। परंतु जो ड्रीम वर्ल्ड है, इस जागृत अवस्था में जब हम आँख खोल के बाहर आते हैं, उससे पहले और सुषुप्ति के बीच में एक वर्ल्ड है जिसका नाम है ड्रीम वर्ल्ड। उस स्वप्न अवस्था में, उस स्वप्न की स्थिति में मन ट्रैवल करता है। कहाँ? अपनी एक अलग दुनिया में। जैसे मन जागृत अवस्था में बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, यानी भूतकाल की, पास्ट की मेमोरी को भी एक्सेस करता है और फ्यूचर की प्लानिंग में भी वो एक्सेस कर जाता है। ऐसे ही स्वप्न में भी जो हमारा मेंटल बैंक है, उसके बहुत सारे रूट हैं, बहुत सारी ड्राइव्स हैं, बहुत सारी सब ड्राइव्स हैं। उन ड्राइव्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इस पार्थिव चेतना में जो हम लेकर पैदा होते हैं प्रारब्ध से, और इस जन्म में बचपन से लेकर जब से हम कॉन्शियसली काम करते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं, तब से लेकर उन मेमोरी के स्टोर में जाकर वो एक्सेस करता है। तो क्या जैसे हम जागृत अवस्था में, कॉन्शियस रूप में, जब हम ध्यान में बैठकर अपने अनुभवों को याद करते हैं, तो क्या उसी तरह का अनुभव इस स्वप्न अवस्था में होता है? नहीं, ये स्वप्न अवस्था बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बाहर के नियम कार्य नहीं करते, यानी इस प्रकृति के जो नियम हैं, जो बंधन हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो स्वप्न लोक में काम नहीं करती। वहाँ पर एक अलग चेतना कार्य करती है। वो अपने नियम खुद बनाती है। नियम नहीं होते, या समझें कि नियम वहाँ भंग होते हैं। नियम की कोई बाधा वहाँ नहीं होती। केवल जो हमारे डीप लेवल के इमोशंस हैं, जो गहरी इच्छाएं हैं, डीप लेवल की डिज़ायर हैं, वो डिज़ायर्स हमारी वहाँ पूरी होती हैं। डीप लेवल के कोई बैड एक्सपीरियंस है, कोई स्ट्रेस है,
वो भी वहाँ रिलीज़ होता है। वो चाहे अच्छे स्वप्न के रूप में हो या बहुत खराब स्वप्न के रूप में हो, परंतु स्वप्न में वो काम होता है। मन यूं ही व्यर्थ ही वहाँ ट्रैवल नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड हमारे नींद को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। 3 हिस्सों में डिवाइड करने का अभिप्राय, पहले हिस्से में जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस माइंड, जिसने सारी इंफॉर्मेशंस मस्तिष्क के एक भाग तक पहुंचाई है, ब्रेन के उस हिस्से से वो इंफॉर्मेशंस हर 90 मिनट के बाद सबकॉन्शियस माइंड मेंटल बैंक में प्रोसेस कर देता है। जैसे ही हम सोते हैं, चाहे हमें 2 मिनट में नींद आए या 5 मिनट में, जैसे ही हम नींद की स्टेज में जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रोसेस को जो 1.5 घंटे में करना होता है उसे इमीडिएट करना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेसिंग में उसके साथ एक चीज़ और भी होती है। पहले हाफ तक, यानी अगर 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, पहले 2 घंटे तक इंफॉर्मेशंस मेंटल बैंक में प्रोसेस होगी सबकॉन्शियस के थ्रू, सबकॉन्शियस के द्वारा। सारी इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस हो रही होती है तो जिस इंफॉर्मेशंस को, जिस इच्छा को जहाँ रखना होता है मेंटल बैंक में, वो वहीं पर ही प्रोसेस होकर वहीं पर पहुंचता है। पर कुछ डिज़ायर्स, कुछ डीप लेवल के इमोशंस, कुछ बहुत ख़राब स्ट्रेस के फीलिंग्स, वो सारी की सारी जब प्रोसेस हो रहा है तो डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। उस डिस्टर्बेंस को पैदा ना हो और हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो, नींद ब्रेक ना हो, माइंड डेल्टा स्टेट से शिफ्ट होकर ऊपर के लेवल पे ना जाए, यानी ऊर्जा हमारे स्टोर्ड रहे, जो पीछे से शरीर, अवचेतन मन शरीर के विश्राम अवस्था में ऊर्जा को संग्रहित कर रहा है और आगे वो खर्च नहीं हो रही, तो उनको प्रॉपर स्टोरेज होता रहे, इसलिए वो ड्रीम की परमिशन क्रिएट कर देता है। यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ड्रीम क्रिएट नहीं करता, ड्रीम की परमिशन क्रिएट कर देता है। आगे मन, चूँकि बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत दिव्य चीज़ है, ये देव मन है। जैसे देवता के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही इस देव के मन के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इस देव मन के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि जैसे कहीं हमने आगे की यात्रा करनी है तो उस यात्रा में आगे की सारी व्यवस्था वो स्वयं कर देता है। जहाँ जहाँ हमें ट्रैवल करना है, उस ट्रैवल करने में जो जो चीज़ें चाहिए वो वातावरण वो क्रिएट कर देता है। वो स्वयं ही, जैसे विश्वकर्मा है, एक नए लोक की रचना करता है, वो स्वयं ही एक नए वर्ल्ड को क्रिएट कर देता है और क्रिएट करने के बाद स्वयं ही उसमें ट्रैवल करता है। परंतु यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है, जो इन 3 स्टेट से, यानी जागृत अवस्था से, स्लीपिंग स्टेट से और स्वप्न अवस्था से परे जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, एक सुपर कॉन्शियस लेवल भी है, एक हमारा अधिमानस लोक भी है, अधिमानस मन भी है। वो मन तुरीय अवस्था में जब कार्य करता है तब हमें ड्रीम अनुभव होते हैं। इस रूप में नहीं, इस रूप में कि हम ड्रीमर हैं। वो अवेयर होता है कि मेरे पास ये कैपेसिटी है कि मैं ये डिसीज़न ले सकता हूँ। जनरली स्वप्न में हम डिसीज़न लेने की कैपेसिटी में नहीं होते, हम एक फ़्लो में बह रहे होते हैं। उस डीप इमोशंस के फ़्लो में हम रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और बहुत सारी फीलिंग्स हम वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, या बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो हमें फियर दे रहा होता है और हम डर रहे होते हैं, जबकि वो वास्तव में फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं है, न ही उसका कोई परमानेंट अस्तित्व है। उन घटनाओं का, उस व्यक्ति का, या उस किसी प्रकार के उस एलिमेंट का, फिर भी हम भयभीत होते हैं या फिर भी हम एक इल्यूजन में बह जाते हैं। जो 4th स्टेट के योगी होते हैं, साधक होते हैं तुरीय अवस्था की, उनकी अवेयरनेस उसके साथ होती है। उस अवेयरनेस के कारण ही वो एज ए ड्रीमर अपने को सेल्फ अवेयरनेस के कारण महसूस कर लेते हैं। वो डिसीज़न लेने में कैपेबल होते हैं, वो जानते हैं कि ड्रीम का एनवायरनमेंट क्या है, ये क्यों हो रहा है। वो स्लीपिंग स्टेट में भी, शांत अवस्था में भी निश्चेष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उस आनंद की फीलिंग को भी वो फील कर लेते हैं। स्वप्न के भी वो साक्षी भाव होकर स्वप्न को भी देख लेते हैं। ड्रीम वर्ल्ड को भी वो पूरी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं और उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। और वो 4थी स्टेज के योगी जागृत अवस्था में भी
अपने कर्मों के साक्षी हो जाते हैं। चाहे वो ये देख लेते हैं कि ये मेरा नया कर्म है या मेरे प्रारब्ध के वशीभूत ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ये होना ही है। इस दृष्टा भाव को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ड्रीम्स के अंदर सेकंड स्टेट में जब ये प्रोसेसिंग हो रहा होता है, उस प्रोसेसिंग में जब कुछ थॉट, कुछ इमोशंस नींद को डिस्टर्ब करने लगते हैं, हमारे कोर लेवल को डिस्टर्ब करने लगते हैं या उस प्रोसेसिंग में बाधा होते हैं, तब ये ड्रीम क्रिएट होते हैं। उस ड्रीम को क्रिएट करते ही वो फर्स्ट लेवल जब पार कर लेता है, मन ड्रीम में इन्वॉल्व हो जाता है और मेमोरी बैंक अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करता है। मेंटल बैंक की प्रोसेसिंग जारी रहती है। सेकंड स्टेट पे क्या होता है, वो जो प्रोसेसिंग प्रॉपर हुई है उनमें एनालिसिस शुरू हो जाता है। एनालिसिस जो हमारे कोर लेवल का बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे चित्त का संस्कार है, जो हमने इस बर्थ में इस बॉडी के साथ जो हमने प्राप्त किया है, जो क्वालिटीज़, जो अनुवांशिक गुण हमने प्राप्त किए हैं इस बॉडी के साथ, और जो हम प्रारब्ध से लेकर पैदा होते हैं, जो हमारे संचित कर्म का एक मेन हिस्से के रूप में इस पृथ्वी लोक में, इस पार्थिव जगत में, इस लाइफ के साथ कनेक्ट होता है, उन दो की मैचिंग के साथ कोई आज का यानी इस दिन भर का कोई थॉट है, कोई इमोशंस है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो परमानेंट मेंटल बैंक का हिस्सा हो जाता है। और यदि वो कोई थॉट, चाहे वो बैड हो या कोई प्लेजर वाला हो, अगर वो हमारे कोर लेवल के, कोर बिलीफ सिस्टम के, हमारे मेंटल बैंक के नेचुरल फ्लो के साथ मैच नहीं करता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये सेकंड स्टेज पर ये काम होता है। थर्ड लेवल पे उन थॉट्स को, उन इमोशंस को मेंटल बैंक से बाहर निकलने के लिए एक युद्ध शुरू होता है, एक संघर्ष शुरू होता है, एक स्ट्रगल शुरू होता है। ड्रीम तब भी चलते हैं क्योंकि निकलते वक्त और प्रवेश करते वक्त वो थॉट, वो गहरे इमोशंस बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो इसलिए अधिकतर सुबह के समय जब हम उठते हैं, उस समय भी ड्रीम्स सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। तब क्योंकि हमारे कोर लेवल पर बिना मैच किए हुए बहुत सारे जो थॉट्स हैं, जो रिजेक्ट हो चुके हैं, वो वेंटिंग आउट हो रहे होते हैं बहुत तेज़ी से बाहर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो मेमोरी फंक्शंस प्रोसेसर है, वो उन थॉट्स को बहुत तेज़ी से बाहर फेंकता है क्योंकि वो उसके कोर लेवल से मैच नहीं करते हैं। ये फाइनल डिसीजन हो जाता है। थर्ड लेवल पर उनका रिजेक्शन के साथ उनका वेंटिंग आउट होना शुरू होता है। उस थर्ड स्टेज पर कई बार ये कहते हैं कि सुबह का स्वप्न पूरा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सुबह का स्वप्न का संबंध आपके दिन भर की घटनाओं से अवश्य है। मैंने कहा कि जैसे हर स्वप्न की अलग व्याख्या हो सकती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो व्याख्या भी वेरी हो सकती है। इसलिए स्वप्न हमारी इनर स्ट्रेंथ को, हमारे कोर मेंटल लेवल को, हमारे मेमोरी फंक्शंस को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुराण की एक कथा आपने सुनी होगी कि चंद्रमा की 27 शादियां हुई थी। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। दक्ष की 84 कन्या थी। एक पत्नी से उन्हें 24 पुत्रियां हुई थी और एक पत्नी से उन्हें 60 पुत्रियां हुई थी। प्रसूति और वीरणी, वीरणी से जो 60 पुत्रियां हुई थी, उसमें से 27 पुत्रियों के साथ, 27 कन्याओं के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ। और जब उनका विवाह हुआ तो चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि वो गौर वर्ण के थे, बहुत गोरे, बहुत सुंदर। और उनकी 27 पत्नियां थी। कृतिका से प्रारंभ करें, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, इस तरह से रेवती तक 27 कन्याओं के साथ जब उनका विवाह हुआ तो कृतिका से प्रारंभ करते हुए वो रोहिणी पर ही ठहर गए। रोहिणी की सुंदरता पर इतने मुग्ध हो गए कि वो उससे आगे बढ़े ही नहीं, तो जिससे सृष्टि का जो प्रोसेस था वो रुक गया। ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है, इसका एक अर्थ है। जैसे शरीर की सुषुप्त अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, जागृत अवस्था होती है, ऐसे ही इस संसार की भी सुषुप्त अवस्था, प्रलय अवस्था है। और ये जागृत अवस्था जिसमें संसार प्रकट हुआ है, ये जागृत अवस्था है। जैसे 4 अरब वर्ष का ये सृष्टि का काल है। 4 अरब वर्ष तक ये शरीर
ये ब्रह्मांड, ये शरीर रूपी ब्रह्मांड या ब्रह्मांड रूपी शरीर, ये जागृत रहेगा, इसमें काम होगा और 4 अरब वर्ष तक वो सुषुप्त अवस्था में रहेगा। एक एक परमाणु का विघटन होगा, नए उनका रूपांतर होगा, नई ऊर्जाओं का प्रवेश होगा, नई ऊर्जाओं का प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग में, उस प्रोसेस में जहाँ तम अंधकारी है, जहाँ पूरी तरह से प्रलय हो चुकी है, जहाँ अंधकार है, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ कोई नियम नहीं है, उस सुषुप्त अवस्था में वो प्रलयंकर ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों का जो प्रोसेस है वो अपने अपने कार्य का निर्धारण अपना अपना प्रोसेस करते हैं कि कालखंड जो जागृत अवस्था में ये दुनिया प्रकट होगी तब उन्हें विष्णु शक्ति संभालेगी। और जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें ब्रह्मा का जो योगदान होना है, ब्रह्मा के द्वारा जो बिल्कुल परफेक्ट उत्पत्ति होनी है, वो उत्पत्ति का प्रोसेस ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं। और उसके अंदर कि एक निश्चित समय के बाद शंकर उन्हें, प्रलयंकर उन्हें वापस प्रलय के द्वारा प्रोसेस में विघटित कर देंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उस समय जब सुषुप्त अवस्था है इस प्रकृति की, उसमें भी स्वप्न क्रिएट होते हैं। बीच की एक स्टेट स्वप्न की है, परंतु वहाँ पर वो नहीं है कि कोई स्ट्रेस है, जैसे कोई गहरा इमोशंस है, कोई गहरी इच्छा है। वहाँ प्रकृति अपने स्वाभाविक कोर लेवल की जैसी प्लानिंग थी, वैसे इस ब्रह्मांड के तत्व ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग होती है। बीच में नियम भंग होने के कारण चंद्रमा अपनी स्वाभाविक मनमौजी में काम करता है। उसे भ्रमण तो करना है 27 नक्षत्रों का, परंतु वो रोहिणी में ही अटक गया, जिससे दक्ष प्रजापति कुपित हो गए और उन्होंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, परंतु फिर देखा कि चंद्रमा मान नहीं रहे और रोहिणी पर ही वो जाकर अटक जा रहे हैं। तो उन्होंने उसे क्षय रोग होने का शाप दिया। क्षय रोग एक महारोग है, एक महाव्याधि है, जिससे ये शरीर नष्ट हो सकता है। हुआ यही कि उस शाप के कारण जो उनका गौरवर्ण था, जो सुंदरता थी, वो नष्ट हो गई। फिर भगवान शिव की आराधना करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से वो रोग मुक्त हुए, व्याधि मुक्त हुए और फिर ठीक ढंग से कार्य करने लगे। तो ये जो हमारी स्वप्न अवस्था है, यहाँ पर इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई नियम कार्य नहीं करता, फिर भी कोर लेवल पर प्रोसेसिंग होती है ताकि हम बाहर के जगत में, जागृत अवस्था में हम परफेक्टली कार्य कर सकें और वही कार्य कर सकें जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। चाहे वो प्रारब्ध की प्रेरणा है, ये इस पार्थिव चेतना में जो हमें प्राप्त हुआ है, जो उनका आपस में सम्मिश्रण हुआ है, जो उनकी परफेक्ट मैचिंग हुई है, उस प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारे लिए निर्धारित कर्तव्य है, जिसको करने से हम सुरक्षित रहते हैं, जिसको करने से हम विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर पाते, केवल उसकी मर्यादा में, उसके अनुशासन में रहते हैं, वही कार्य करने के लिए मेंटल बैंक कोर लेवल पर कार्य करता है। इसीलिए स्वप्न आते हैं। सृष्टि के स्वप्न अवस्था में नियम भंग होते हैं, परंतु उन्हें महाकाल एक दृष्टा भाव से, एक चौथी स्टेट से ऑब्जर्वर के रूप में उन्हें नियमित करता है, उनके अंदर को, विकार को बाहर फेंक देता है। यानी इस नेचर के, इस यूनिवर्स के नियमों से बाहर, इनके परिधि से बाहर, इनकी टेरिटरी से बाहर कर देता है, या उसको वहीं पर ही नष्ट करके उसकी ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। हमारा मेंटल बैंक भी यही कार्य करता है। ध्यान करें, ध्यान लगातार ध्यान करें, सुरक्षित रहें, समय का सदुपयोग करें। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी के रोकने से नहीं रुकता, समय किसी के चलाने से नहीं चलता, इसलिए समय को व्यर्थ ना करें। समय का सदुपयोग, केवल सदुपयोग और केवल सदुपयोग करें। धन्यवाद।